नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो हम बात करने वाले हैं यूपी टेट एग्जाम के लिए, यहाँ पर देखिए पर्यावरण से संबंधित दिवस हम कल ही आपको ये वीडियो दे चुके हैं। आज जो हम बात करेंगे सौर मंडल सोलर सिस्टम से संबंधित जितने भी प्रश्न आज के बन रहे हैं 2011 से लगाकर 2022 तक जो आपकी यूपी टेट की एग्जाम हुई है उसमें जो प्रश्न बन रहे हैं वो सारे प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए जाएंगे। यदि आप हमारे रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो आपको सभी को पता होगा हर एक प्रश्न की यहाँ पर व्याख्या की जा रही है, तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ऐप ऑनलाइन स्टडी विद डीके को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको ये पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। आपको जो पढ़ाई करना है वो बिना ऐड के करना है, किसी भी प्रकार का वहां पर ऐड आपको नहीं दिखेगा। तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और रेटिंग जरूर दे दीजिएगा, है ना। रेटिंग देने में आप कंजूसी करते हैं, रेटिंग जरूर दीजिएगा। पहले इंस्टॉल कर लीजिएगा, ऐप को देख लीजिएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर रेटिंग देना है कि ऐप से आपको कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपका सौरमंडल से संबंधित वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक, यहाँ पर देखिए पृथ्वी तल के नजदीक पूछे या फिर पृथ्वी तल के निचला स्तर पूछ ले, है ना। निचला स्तर और नजदीक स्तर ये दोनों एक ही बात होती है। आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर चार विकल्पों को देख लेते हैं। क्या समताप मंडल है, क्या क्षोभ मंडल है, मध्य मंडल है या फिर आयन मंडल है। पृथ्वी तल के नजदीक वाला स्तर पूछा गया है या फिर नजदीक वाला मंडल पूछा गया है, सभी को पता होगा वो क्षोभ मंडल है। पृथ्वी तल के नजदीक का जो मंडल होगा या फिर जो स्तर होगा वो कौन सा होगा, क्षोभ मंडल होगा। कितने प्रकार के स्तर होते हैं, है ना। इनमें जो वायुमंडल में गैस पाई जाती है वो कौन कौन सी होती है, सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इसका सही आंसर क्षोभ मंडल होगा। सबसे पहले जानते हैं कि वायुमंडल किसे कहते हैं। तो वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर जितने स्थान में वायु रहती हैं उस गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वैसे तो वायुमंडल की और भी गैसें होती हैं, जो प्रमुख है वो ये चार ही गैसें, इन्हीं के बारे में पूछा जाता है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि वायुमंडल में जो सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है वो कौन सी है, नाइट्रोजन है। इसका प्रतिशत यदि पूछे तो वो कितना होगा आपका 78.08। वैसे तो यहाँ पर डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है कि 78%, तो आपको 78% ध्यान में रखना है। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, तो दूसरे नंबर पर आपका ऑक्सीजन पाया जाता है 20.9%, फिर आर्गन पाया जाता है 0.93% और फिर कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है वायुमंडल में 0.03। ये चारों जो गैसें हैं इनको ही ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इन चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि वायुमंडल को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 5 भागों में, है ना, या फिर कितने परतों में विभाजित किया गया है, तो 5 परतों में। अब 5 परत कौन कौन सी है, पहला आपका क्षोभ मंडल होगा, है ना। फिर उसके बाद में आपका आएगा समताप मंडल, पृथ्वी के निकट, है ना, क्षोभ मंडल जैसे कि हमने आपको बताया था। फिर आएगा आपका समताप मंडल, तीसरा आएगा आपका मध्य मंडल, चौथा आएगा आपका ताप मंडल और पांचवा आएगा आपका ब्राह्मण मंडल। तो ये 5 प्रकार के जो मंडल है इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। वैसे तो मैंने एक ही में रखना चाहता था सारे एक एक मंडल को, इनके आपको जानकारी देना चाहता था, लेकिन यहाँ पर हर एक मंडल से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है तो उनमें इन सारी जानकारी एक एक करके मैंने रखी है। तो एक एक करके आपको ये 5 जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर क्षोभ मंडल के बारे में पूछा है तो क्षोभ मंडल के बारे में आपको बता देता हूँ। तो क्षोभ मंडल है ये पृथ्वी की सतह से सबसे नजदीक या फिर निचली परत है। देखिए निचली परत और नजदीक दोनों ही एक ही है, तो यदि नजदीकी परत के बारे में पूछे तो भी आपका क्षोभ मंडल होगा और निचली परत के बारे में पूछे तो भी आपका आंसर क्या होगा, क्षोभ मंडल ही होगा। यहाँ पृथ्वी की सतह से शुरू होकर 7 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाता है। यहाँ पर देखिए किलोमीटर रखना याद जरूरी है, ये भी पूछा जाता है, तो 7 से 20 किलोमीटर आपको ध्यान में रखना है। क्षोभ मंडल के बारे में बता रहा हूं और ये सभी मौसमी घटनाएं या फिर बदलाव जो होते हैं वो क्षोभ मंडल के भीतर ही होते हैं और इसको संवहन मंडल भी कहा जाता है। याद रखिएगा, यदि पूछा जाए कि क्षोभ मंडल को या फिर संवहन मंडल किसे कहते हैं तो क्षोभ मंडल कहते हैं, और क्षोभ मंडल को क्या कहा जाता है तो संवहन मंडल भी कहा जाता है। इस प्रकार से प्रश्न आगे आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको यह भी जानकारी होना चाहिए। चलिए दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। 2 से 3 बार पूछा गया प्रश्न है, थोड़ा सा घुमा दिया गया है लेकिन प्रश्न इसी प्रकार का पूछा गया है। क्या वो समताप मंडल है, क्या क्षोभ मंडल, आयन मंडल या फिर मध्य मंडल। यहाँ पर वायुमंडल की वो कौन सी परत है जिसमें प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। यहाँ पर ओजोन परत के बारे में सीधे सीधे बात की जा रही है, ओजोन परत के बारे में। तो जो ओजोन परत है वो वायुमंडल किसमें पाई जाती है, यदि ये आपको पता है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली आंसर लगा सकते हैं समताप मंडल। जो ओजोन परत है वो समताप मंडल में पाई जाती है, इसलिए समताप मंडल को ओजोन परत के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम इसकी जानकारी देंगे। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, तो इसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। यहाँ पर विकल्प स्ट्रेटोस्फीयर इस प्रकार के विकल्प भी दे दिए जाते हैं, तो इंग्लिश में भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। साथ में हम बात करें तो इस मंडल को ओजोन परत भी कहा जाता है ना, या फिर कह सकते हैं कि इस मंडल में ओजोन परत होती है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है
और उन्हें भूतल तक नहीं पहुंचने देती हैं तथा पृथ्वी को अधिक गर्म होने से बचाती है। सीधे सीधे ये प्रश्न भी पूछा गया यूपी टेट एग्जाम में कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती हैं। ये सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती हैं और उन्हें भूतल तक नहीं पहुंचने देती तथा पृथ्वी को अधिक गर्म होने से ये बचाती है। समताप मंडल की ऊंचाई, जैसे कि अभी हमने क्षोभ मंडल के बारे में जाना 7 से 20 था, लेकिन यदि समताप मंडल की ऊंचाई के बारे में पूछे तो ये 50 किलोमीटर तक फैली हुई है। और समताप मंडल की जो ऊपरी सीमा है उसे क्या कहा जाता है, स्ट्रेटोपोज कहा जाता है। याद रखिएगा, स्ट्रेटोपोज समताप मंडल की ऊपरी सीमा को कहा जाता है। साथ में इस मंडल में जल वाष्प, धूलकण आदि नहीं पाए जाते हैं। इसमें बादलों का भी अभाव होता है। ये किसमें सब पाए जाते हैं, तो क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। सारे मौसमी प्रभाव कहां देखने को मिलते हैं, आपके क्षोभ मंडल में देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो पृथ्वी के निकट है, नजदीक है, निचली परत है ना, इसलिए सारी जितनी भी मौसम की कार्रवाई होती है वो सभी उसी में हो जाती है ना। आगे बात करें कि ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, इसलिए इसे ओजोन मंडल भी कहा जाता है। यदि 100% यदि ओजोन पाई जाती है तो 100% के 90% जो ओजोन परत है वो आपकी समताप मंडल में ही पाई जाती है। ये इंपोर्टेंट है, आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे हम बात करें वायुमंडल की सबसे निचली परत। देखिए सबसे पहला विकल्प क्या था, सॉरी सबसे पहला प्रश्न क्या था आपका, नजदीकी परत आपसे पूछी गई थी। यहां पर निचली परत पूछी गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया, चाहे निचली परत पूछे या फिर आपकी नजदीकी परत पूछे, है ना, क्षोभ मंडली होगा, जो कि मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूं। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होगी, क्षोभ मंडल होगी। और क्षोभ मंडल की जानकारी मैं आपको दे चुका हूं, एक बार फिर पढ़ लेते हैं कि जो क्षोभ मंडल है यह पृथ्वी की सतह से सबसे नजदीक या फिर निचली वाली परत होती है क्षोभ मंडल, और यह पृथ्वी की सतह से शुरू होकर 7 से 20 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक जाती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सभी मौसमी घटनाएं या फिर बदलाव किसमें होता है, किसके भीतर होता है, तो ये क्षोभ मंडल के भीतर होता है और उसको संवहन मंडल भी कहा जाता है, क्षोभ मंडल को। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत। देखिए सबसे ठंडी परत के बारे में पूछा गया था। वायुमंडल में मैंने कितनी परत बताई, आपको 5 परत बताई है। उन 5 परतों में से सबसे ठंडी परत कौन सी है, क्या ताप मंडल है, मध्य मंडल है, क्षोभ मंडल है या फिर आयान मंडल है। सबसे ठंडी परत कौन सी होगी, तो यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा, मध्य मंडल। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होगी, आपकी मध्य मंडल होगी। यहां पर इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने रखी है कि मध्य मंडल के बारे में पूछे कि यहां पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर ऊपर से शुरू होती है, तो 50 किलोमीटर ऊपर से शुरू होती है और 85 किलोमीटर तक ये फैली हुई, 50 से 85 किलोमीटर तक ये जो मध्य मंडल है ये फैली हुई है। और मध्य मंडल वायुमंडलीय परतों में सबसे ठंडी जो 5 परत है उसमें सबसे ठंडी परत कौन सी होगी, आपकी मध्य मंडल होगी, है ना। और यहां पर यदि पूछे कि जो मध्य मंडल का नीचे वाला हिस्सा है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे स्ट्रेटोपोज कहा जाता है और ऊपर वाले हिस्से को मेसोपोज कहा जाता है। यदि पूछे, वैसे तो पूछा नहीं जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए और ध्यान में रखना है इस चीज को, है ना। यदि पूछा जाए तो आपको करेक्ट कर देना है। आगे बात करें, इसके भीतर पेसोपोज पर 0 डिग्री सेल्सियस तापमान से स्ट्रेटोपोज पर -90 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। यहाँ पर जैसे जैसे आप जाते जाएंगे वैसे वैसे ठंडी आपको वहां पर जो ठंडा मौसम है, सबसे ठंडी जगह आपको वहां पर मिलती जाएगी। तो यहाँ पर इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे, अगला प्रश्न है आपका, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है। सूर्य की हानिकारक किरणें, देखिए प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया गया है, लेकिन पूछा क्या गया है, ओजोन परत के बारे में ही पूछा गया है। ओजोन परत है ना, हानिकारक किरणें ओजोन परत के बारे में ही यहाँ पर सीधे सीधे पूछा गया है। तो यदि इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है। ओजोन स्तर, आयन मंडल, क्षोभ मंडल या फिर चुंबक मंडल। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि किस स्तर को ओजोन परत या फिर ओजोन स्तर कहा जाता है, तो मैंने बताया था आपको समताप मंडल को ओजोन मंडल या फिर ओजोन स्तर भी कहा जाता है। तो उस हिसाब से आपका सही आंसर क्या होगा, ओजोन स्तर होगा। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। समताप मंडल के बारे में आपको जानकारी दे चुका हूं, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। ओजोन स्तर आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। समताप मंडल को इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं और ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। इसलिए इसे ओजोन मंडल या फिर ओजोन स्तर भी कहा जाता है। कितनी प्रतिशत पाई जाती है, लगभग 100% में से 90% जो ओजोन परत पाई जाती है वो समताप मंडल में पाई जाती है। और इस मंडल में ओजोन परत होती है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों का
किरणों को अवशोषित करती है और उन्हें भूतल तक नहीं पहुंचने देती है तथा पृथ्वी को अधिक गर्म भी नहीं होने देती है। यदि इसकी ऊंचाई की बात करें तो 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है और इसकी ऊपरी सीमा को क्या कहा जाता है, स्ट्रेटोपोज कहा जाता है। इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अगला प्रश्न भी ओजोन परत से ही संबंधित है, लेकिन थोड़ा सा इसको घुमा दिया है। इसकी मोटाई किससे मापी जाती है ओजोन परत की, इसके बारे में पूछा गया है ना। किसके बारे में पूछा गया है, ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है, किलोमीटर में, सॉरी किसमें मापी जाती है, किलोमीटर में, डॉप्सन इकाई में, फेदम में या फिर प्रकाश वर्ष में। तो इसके बारे में आपको, मुझे लगता है सभी को पता होगा कि जो ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है वो डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है, डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। तो यहाँ पर डॉप्सन इकाई आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ओजोन परत की जो मोटाई है वो डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। अगला प्रश्न है आपका, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है। देखिए वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है उसके बारे में आपको बताना है, और यदि आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर वही है, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया गया है। या जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, निचला स्तर पूछे है ना, नजदीकी स्तर पूछे, या फिर सबसे पास का स्तर पूछे, है ना। तीनों का मतलब एक ही, आपको थोड़ा सा प्रश्न को समझना है और आंसर पर टिक करना है कि आंसर आपका क्षोभ मंडल होगा। निचला स्तर पूछे, नजदीकी स्तर पूछे या फिर सबसे पास का स्तर पूछे, आंसर आपका क्षोभ मंडल ही होगा, है ना। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना। देखिए एक ही प्रश्न को कितनी बार घुमाकर पूछा है, आंसर आपका वही होगा। और इसी प्रकार से यूपीटेट एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और क्षोभ मंडल के बारे में मैं आपको सारी जानकारी दे चुका हूं 2 बार, अब इसके बारे में नहीं बताऊंगा, बात वही इसमें लिखी हुई है। 7वां प्रश्न है आपका, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर्य विकिरण कहलाती है। यहां पर देखिए जो सौर्य विकिरण है जो कि वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर्य विकिरण को क्या कहते हैं या फिर वो क्या कहलाती है, क्या सूर्य तप कहलाती है, उष्मा बजट, सौर स्थिरांक या फिर सौर्य ऊर्जा। जब इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है तो राइट आंसर आपका होगा वायुमंडल की जो ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर्य विकिरण है वो सौर्य स्थिरांक कहलाते। क्या, सौर्य स्थिरांक। तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी सतह पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड प्राप्त होने वाली जो सौर्य ऊर्जा है उसे क्या कहा जाता है, सौर स्थिरांक कहा जाता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, यह आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और आगे भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, अब यहां पर ग्रह से संबंधित प्रश्न पूछा गया है टाइटन के बारे में। टाइटन क्या है, एक उपग्रह है। क्या है ये, एक उपग्रह है टाइटन। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। यहां पर देखिए प्राकृतिक उपग्रह, इनके बारे में सारी जानकारी दूंगा एक एक करके। सबसे पहले जान लेते हैं टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह, क्या वरुण का है, क्या बुध का, शनि का, शुक्र का। तो यदि आपको पता होगा टाइटन किसका उपग्रह है, शनि का है। किसका है, शनि का। यदि पूछे कि सबसे ज्यादा जो उपग्रह है वो किसके हैं, तो वो भी किसके होंगे, शनि के होंगे। आगे हम बात करेंगे। यहां पर आप देखिए शनि आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का। तो हम थोड़ा सा शनि ग्रह के बारे में आपको बता देते हैं कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा होता है, टाइटन होता है। कौन सा होता है, टाइटन। वैसे आप सभी को पता होगा कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं, तो 8 ग्रह होते हैं। कितने होते हैं, 8 ग्रह होते हैं। कौन कौन से, आपका बुध हो गया, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। ये 8 प्रकार के ग्रह होते हैं जिनके बारे में आपको एक एक करके जानकारी होना चाहिए। जो यहाँ पर प्रश्न में पूछे गए उन सभी के बारे में मैं एक एक करके आपको जानकारी भी दूंगा। देखिए शनि ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में कौन से स्थान पर है, 6वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, यहां पर आप देख सकते हैं 6वें स्थान पर है शनि ग्रह सूर्य से दूरी। ये सूर्य से दूरी के अनुसार ही इन ग्रहों को रखा गया है ना। तो 6वें स्थान पर है और यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यदि बड़ा ग्रह के बारे में पूछे तो आपका कौन सा होगा, सबसे पहला ग्रह होगा आपका बृहस्पति, जो कि आगे लिखा हुआ है। और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा, आपका शनि होगा। कौन सा होगा, शनि ग्रह होगा। और सौरमंडल में सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं यदि पूछा जाए तो शनि के हैं। कितने हैं, 82 उपग्रह है, जिसमें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा, आपका टाइटन होगा, है ना। और आगे हम बात करें कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, जैसे कि मैंने आपको बताया, बृहस्पति है। और सबसे छोटा ग्रह और सूर्य के निकटतम ग्रह। देखिए दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं कि वायुमंडल में, सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए वो बुध है। और प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है, तो वो भी आपका क्या होगा, बुध होगा, है ना। और टाइटन बुध ग्रह से भी बड़ा है, याद रखिएगा। जो टाइटन जो कि एक उपग्रह है, बुध ग्रह इतना छोटा है, यानी कि टाइटन ग्रह से भी छोटा है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि टाइटन बुध ग्रह से भी बड़ा है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह के बारे में पूछे तो आपको पता होना चाहिए वो क्या होगा, आपका
चंद्रमा होगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह क्या होगा? आपका चंद्रमा होगा। और चंद्रमा किसका उपग्रह है? तो आपको पता होगा सभी को, किसका है ये? पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, है ना। यहां पर देखिए दो तरह के ग्रह होते हैं, एक होता आंतरिक ग्रह और एक होता बाह्य ग्रह। विकल्प में दिया जाएगा कि आंतरिक ग्रह इनमें से कौन कौन से, तो आपको पता होना चाहिए। आंतरिक ग्रह में आपका बुध आएगा, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, है ना। बाह्य ग्रह में कौन कौन से ग्रह आते हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये 8 ग्रह आते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आंतरिक ग्रह के अंतर्गत कौन कौन से ग्रह होते हैं और बाह्य ग्रह के अंतर्गत कौन कौन से ग्रह आते हैं, ये आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था, फोटो कहाँ पर आना था? यहाँ पर आना था। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा? सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा होगा? आपका मंगल है, बृहस्पति है, शुक्र है या फिर बुध है ना। सूर्य से निकटतम ग्रह के बारे में पूछा गया है, तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर। जल्दी से आप भी इसको कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं कि सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है। अभी मैंने 8वें प्रश्न में ही आपको बताया था, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपका बुध होगा, है ना। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा होगा? आपका बुध होगा। ये अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। यहां पर बुध के बारे में जान लेते हैं। सबसे बड़ा ग्रह पूछे या फिर सूर्य के निकटतम ग्रह पूछे, जैसा कि अभी आपको बताया था, वो बुध ग्रह है। सौर मंडल के ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में अभी आपको बताया था, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति, शनि है, यूरेनस है और नेपच्यून है। ये 8 प्रकार के जो ग्रह है ये सूर्य से दूरी के क्रम में रखे गए हैं। और इसी सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग बुध को कितना समय लगता है? 88 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? मात्र 88 दिन का समय लगता है। इसलिए इसे तेज ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, बुध ग्रह को। और अपने अक्ष पर जो घूर्णन है वो कितने दिनों में करता है? तो वो 59 दिनों में करता है, 59 दिन में करता है। और यह सबसे छोटा ग्रह है जिसका कोई अपना उपग्रह नहीं है। याद रखिएगा, बुध का कोई भी अपना उपग्रह नहीं है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। और ये सबसे छोटा ग्रह भी है। और पृथ्वी के निकटतम ग्रह के बारे में पूछे, जैसे कि सूर्य के निकट तो बुध है, लेकिन पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा होगा? आपका शुक्र होगा। कौन सा होगा? शुक्र होगा आपका पृथ्वी के निकटतम ग्रह। तो यहां पर इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अंतिम प्रश्न, टोटल यहां पर देखिए 10 प्रश्न पूछे गए थे। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर या फिर आइनोस्फियर। यहाँ पर देखिए सभी के सभी जो विकल्प हैं वो इंग्लिश में दिए हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए किसको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर पृथ्वी के वातावरण की सतह को ओजोन परत किस में पाई जाती है, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। समताप मंडल में पाई जाती है। और समताप मंडल को क्या कहा जाता है? स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है। तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। और स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल के बारे में सारी जानकारी दे चुका हूँ। यदि आपको इसकी जानकारी चाहिए तो आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगा। क्योंकि टोटल यहाँ पर 10 प्रश्न पूछे गए थे। टोटल अभी तक 10 एग्जामें हुई हैं और 10 में 10 ही प्रश्न पूछे गए थे। और इन्हीं प्रश्नों को बार बार रिपीट किया गया था, यानी कि एक परीक्षा में, एक पेपर में 2 प्रश्न या फिर 3 प्रश्न पूछे गए थे और इन्हीं प्रश्नों को